नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज पर इस नए शो डिकोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जहां हम और आप मिलकर खबरों को सुलझाते हैं। तो आज हम सबसे पहले आपके लिए जो खबर डिकोड करेंगे वो है पाकिस्तान के सबसे बड़े हथियार के बारे में, और उस हथियार का नाम है गैस लाइटिंग। जब पाकिस्तानी सेना अपना कोई हथियार नहीं चला पाई, तब वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर ने पूरी दुनिया के सामने झूठी कहानियां पेश करनी शुरू कर दी, और अब ये दोनों लोग बड़ी चालाकी से भविष्य के इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अजरबैजान में जाकर शहबाज शरीफ ने एक बड़ा खुलासा किया है कि 9 और 10 मई की रात को पाकिस्तान ने फैसला किया था कि वो सुबह 4:30 बजे नमाज के बाद भारत पर एक बड़ा हमला करेगा, लेकिन उससे पहले ही भारत की ब्रह्मोस मिसाइल्स ने उसके एयरबेस और एयरपोर्ट्स को तबाह कर दिया। इसके बाद आज आपको यह बताएंगे कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता और सबसे शक्तिशाली उद्योगपति की दोस्ती कैसे टूटी। दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति इलॉन मस्क ने अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम से इस्तीफा दे दिया है, और आज हम इन दो शक्तिशाली लोगों की दोस्ती को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि 4 महीने में ही ऐसा क्या हुआ कि इलॉन मस्क का डोनाल्ड ट्रंप से मोहभंग हो गया। वैसे भी दो शक्तिशाली लोगों के बीच दोस्ती आजकल बड़ी मुश्किल हो गई है। और आखिर में आपको स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले एनसीईआरटी के नए सिलेबस के बारे में बताएंगे, जिसमें अब स्कूली बच्चों की किताबों में कोविड, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत के बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन आज का नया शब्द आपके लिए जो है वो है गैस लाइटिंग। इस शब्द को आप ध्यान से सुनिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ये शब्द है गैस लाइटिंग। इसका मतलब होता है जो हुआ नहीं उसे सच मानना, या जो सच है उस पर शक करना। यानी जब झूठ सच बन जाए और सच झूठ लगने लगे तो उसे गैस लाइटिंग कहते हैं। और इस वक्त इस गैस लाइटिंग का सबसे बड़ा यूजर है पाकिस्तान, और इसका सबसे बड़ा शिकार है भारत। पाकिस्तान भारत से युद्ध में हारकर भी दुनिया में अपनी जीत की गैस लाइटिंग कर रहा है, लेकिन भारत को जीत कर भी दुनिया में अपनी जीत का प्रचार करना पड़ रहा है। और इसलिए आज हम सबसे पहले इसी गैस लाइटिंग को आपके लिए डिकोड करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि जब हमने गूगल से ये पूछा कि गैस लाइटिंग क्या होती है, तो गूगल ने हमें क्या बताया। आज के समय में गैस लाइटिंग किसी को मैनिपुलेटेड करने को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इतना मैनिपुलेटेड कर सकता है कि उसे अपनी यादों, भावनाओं या धारणाओं पर शक हो सकता है, जिससे उसकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। तो देखिए, ये बड़ा ज़रूरी था कि पहले आप ये जान लें कि गैस लाइटिंग क्या होती है। गैस लाइटिंग ऐसी चीज़ है जब आप अपने ऊपर ही शक करने लगते हैं, अपनी धारणा पर शक करने लगते हैं, अपने विचारों पर शक करने लगते हैं, अपने इतिहास पर शक करने लगते हैं, अपनी उपलब्धि पर ही शक करने लगते हैं। ऐसा रिश्तों में भी होता है कई बार। तो डिकोड हम करेंगे गैस लाइटिंग को, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि अजरबैजान में जाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि पाकिस्तान 9 और 10 मई की रात को यह तय कर चुका था कि सुबह 4:30 बजे नमाज के बाद वो भारत पर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है। लेकिन भारत ने इस हमले से पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान पर हमला कर दिया और उसके एयरबेस और कई एयरपोर्ट्स को नष्ट कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात कही है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, और उन्होंने पूरी दुनिया को यह बताया है कि 9 और 10 मई की रात को पाकिस्तान तय कर चुका था कि अगले दिन सुबह 4:30 बजे वो भारत पर एक बड़ा हमला करने वाला है। लेकिन भारत ने उससे पहले ही अपनी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान पर चला दी। अब आप खुद सुनिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अजरबैजान में जाकर उनके राष्ट्रीय दिवस के दिन क्या कहा है। We had decided
that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Sayyid Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. तो चलिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये बात तो कबूल कर ली कि वो भारत पर हमला करने के बारे में सोच ही रहे थे, लेकिन बीच में ब्रह्मोस मिसाइल आ गई। लेकिन इस बयान से आपको एक और बात पता चली होगी, और वो ये कि नमाज के बाद पाकिस्तान की सेना हमला करने वाली थी। तो क्या ख़ास बात है? पहली बात, वहाँ के आतंकवादी पहलगाम में कलमा न पढ़ने पर हिंदुओं की हत्या करते हैं, और पाकिस्तान की फ़ौज नमाज पढ़कर भारत पर हमला करवाती है और हमला करती है। और ये दोनों बातें पाकिस्तान के धार्मिक कट्टरवाद की तरफ साफ साफ इशारा करती हैं। जब वो कहते हैं कि हम पहले नमाज पढ़ेंगे और नमाज के साथ फिर भारत पर हमला करेंगे, ये होता है धार्मिक कट्टरवाद। दूसरी बात, हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने भारत पर होने वाले पाकिस्तानी हमले को नाकाम कर दिया था उस दिन, और यही वजह है कि जिस दिन यह युद्ध हुआ है, उस दिन से पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना अपना नाम कम और ब्रह्मोस का नाम ज्यादा ले रही है। ब्रह्मोस भारत में रशिया के साथ मिलकर बनाई गई मेड इन इंडिया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसमें ब्रह्म का मतलब है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और मोस का मतलब है रशिया की मॉस्कवा नदी, इसलिए इसको कहते हैं ब्रह्मोस। इसके अलावा सनातन धर्म में ब्रह्मा का अर्थ भगवान ब्रह्मा या ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति भी होता है, और इसी शक्ति ने पाकिस्तान को नमाज के बाद हमला करने से रोक दिया। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान कैसे पूरी दुनिया में गैस लाइटिंग कर रहा है। 28 मई 2025 को जब अजरबैजान में नेशनल डे मनाया जा रहा था, इस मौके पर कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री और प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ झूठ और दुष्प्रचार फैलाने के लिए किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सबसे बड़ा झूठ ये बोला कि भारत के हमले में आतंकवादी नहीं बल्कि पाकिस्तान के आम लोग मारे गए हैं। आज मैं अपने साथ एक तस्वीर लेकर आया हूं जो 8 मई 2025 की है, और इस तस्वीर में आप पाकिस्तानी सेना के साथ एक बड़े आतंकवादी हाफिज अब्दुल रऊफ को देख पाएंगे, जो एक घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो मैं अपने साथ आज लेकर आया हूं, और यहां आप देख सकते हैं ये उसका वीडियो है। हाफिज अब्दुल रऊफ आपको यहां नजर आ रहा है। ये एक मशहूर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है, और पाकिस्तान ने भी इसे आतंकवादी घोषित किया हुआ है। 7 मई को जब भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए, तब इनमें एक कैंप आतंकवादी हाफिज सईद का था जो मुरीदके में है, और इस कैंप में मारे गए आतंकवादियों के लिए जो जनाजा निकाला गया, उसमें पाकिस्तान की सेना के साथ साथ ये आतंकवादी हाफिज अब्दुल रऊफ भी मौजूद था, जिससे ये साबित होता है कि भारत ने सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बनाया था, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अजरबैजान में साफ साफ झूठ बोला है, और वो गैस लाइटिंग कर रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने है, मुरीदके में आतंकवादियों का अड्डा। आतंकवादियों के अड्डे का हमने क्या हाल किया, ज़रा आप यहाँ देख लीजिए। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, इसका एक स्टिल मेरे हाथ में है जो मैं लेकर आया हूँ तस्वीर, और ये उसका वीडियो है। अब आप सोचिए, जहाँ आतंकवादी मारे गए हैं वहाँ पर आतंकवादी तो दिख ही रहे हैं जो जिंदा बच गए, लेकिन उनके पीछे ये पाकिस्तान की सेना के बड़े बड़े अधिकारी क्या कर रहे हैं।
ये सबसे बड़ा सबूत है, आप देखिए। India attacked Pakistan, killing 33 innocent Pakistanis, and out of which there were children. We offered namaz-e-janaza of a 6-year boy who was martyred by Indian aggression, and there were women and elderly person, and 55 Pakistanis were injured. भारत ने आतंकवादियों को मारा, आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया, आतंकवादी मारे गए और उनके जनाजे में जो आतंकवादी जिंदा बच गए वो शामिल हुए और पाकिस्तान की सेना के बड़े बड़े अधिकारी उसमें शामिल हुए। ये तस्वीर पूरी दुनिया को देखनी चाहिए और शहबाज शरीफ जो साफ झूठ बोल रहे हैं उस झूठ को एक्सपोज करना चाहिए। शहबाज शरीफ ने वहां यह भी कहा कि सीज फायर की पहल भारत की तरफ से हुई थी और वहां के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने शहबाज शरीफ को 10 मई की सुबह 9 बजे फोन पे बताया कि भारत युद्ध को रोकना चाहता है और इसी के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए अपनी सहमति दी। लेकिन यह भी बहुत बड़ा झूठ है। सच यह है कि ये इतना बड़ा झूठ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के सामने बोल रहे हैं और पाकिस्तानी सेना और शहबाज शरीफ के बयान में खुद ही बहुत बड़ा विरोधाभास है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तब कहा था कि भारत ने 7 मई के हमले के बाद पाकिस्तान से संपर्क किया था और बाद में 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद भारतीय सेना के डीजीएमओ से हॉटलाइन पर संपर्क किया। लेकिन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब कह रहे हैं कि 10 मई को ही भारत की तरफ से पहले फोन आया और फिर पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए यह सहमति दे दी। यानी आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो अलग अलग लोग हैं उनकी टाइम लाइन मैच नहीं कर रही। जो प्रधानमंत्री हैं वो अलग झूठ बोलते हैं, जो आर्मी चीफ हैं वो अलग तरीके का झूठ बोलते हैं, उनके जो बाकी नीचे के लोग हैं जो प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं वो अलग झूठ बोलते हैं। तीनों में ऐसा लगता है कि कोई सहमति नहीं है और तीनों ने मिलकर रिहर्सल नहीं की, तीनों ने मिलकर स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं है, या फिर ये समझ लीजिए कि इन तीनों को अलग अलग स्क्रिप्ट दी गई है। इसीलिए ये तारीख भी अलग बताते हैं, बातें भी अलग बताते हैं और इनके हर एक के बयान में विरोधाभास है। किसी का भी बयान एक दूसरे से मैच नहीं करता। अब आप सुनिए। We attacked Indian military installations, not civilians. That is the stark comparison between us and them. They went for innocent civilians, martyred them. We went for their military installations and gave them a befitting reply. By 9 a.m. in the morning, Field Marshal rang me again and said, Prime Minister, India has approached Pakistan for a ceasefire. What are your instructions? I said, Field Marshal, Allah Almighty has given us a victorious day, a glorious victory. Now let us accept this request of India for a ceasefire because we believe in peace. We want ceasefire. We want this war to be averted at all costs. तो शहबाज शरीफ के हसीन सपने हैं ये। लगता है रात में कोई सपना उन्हें आया होगा और सपने में उन्होंने ये देखा होगा कि भारत ने सीज फायर के लिए उन्हें फ़ोन किया है और यहाँ आपने देखा होगा शहबाज शरीफ शांति की बात कर रहे हैं। शांति जो शब्द है ये तो उनके मुंह से अच्छा ही नहीं लगता। आप सोच रहे होंगे कि शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की सेना में से किसका बयान सही है, तो असल में ये दोनों ही बयान गलत हैं और भ्रामक हैं और पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है। अगर वो सच बोल रहा होता तो उसके सच के इतने सारे अलग अलग वर्जन्स बाजार में नहीं होते। सच ये है कि उस दिन पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया, संपर्क किया और ये कहा कि हम
सीज फायर करना चाहते हैं। दोनों के बीच दोपहर 3:35 पर बात हुई और इसके बाद सीज फायर का फैसला हुआ। आज हमारा सवाल यह है और पूरी दुनिया को इनसे यह पूछना चाहिए कि अगर ये सीज फायर नहीं करना चाहते थे तो इनके डीजीएमओ ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को क्यों फोन किया था? भारत के डीजीएमओ को फोन करना चाहिए था। ये कह सकते थे कि पहले आप फोन कीजिए। इनके डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को क्यों फोन किया फिर? और अगर नहीं किया था तो वो इसका खंडन करें कि हमारे डीजीएमओ ने फोन नहीं किया था। अजरबैजान के इसी मंच से शहबाज शरीफ ने एक और झूठ ये बोला कि इस युद्ध में पाकिस्तान ने भारत के 6 विमानों को नष्ट किया है, जिनमें 4 रफाल फाइटर जेट्स हैं। Ladies and gentlemen, we had to respond in defense of Pakistan, and within no time, our formidable Air Force downed 6 Indian planes, 4 Rafale French-made planes, 1 MiG-29 and another plane, and then a drone. And we conveyed a message to India that Pakistan is a very peace-loving country, wants to promote peace and progress and prosperity in the region. But if come to the point of attacking Pakistan, then we will respond with fullest might. जब पीठ पीछे आपके दुश्मन मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं तो क्या होता है, ये अभी आपने देखा। और इसीलिए आज हम ये सारी बातें आपको दिखा रहे हैं। भारत की पीठ के पीछे जब दुश्मन देश एक साथ मिलते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, एक साथ झूठ बोलते हैं, तो कैसा होता है। जब शहबाज शरीफ ये कह रहे थे कि हमने भारत का इतना नुकसान कर दिया, तो देखिए वहाँ बैठे लोग कैसे तालियां बजा रहे थे। शहबाज शरीफ और वहाँ के आर्मी चीफ ने लगता है रास्ते में ही स्क्रिप्ट बना ली थी और एक दूसरे को बता दिया था कि वहाँ क्या झूठ बोलना है। कहते हैं सच हमेशा एक रहता है, लेकिन झूठ को बार बार अपना रंग रूप बदलना पड़ता है। इसके अलावा झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपनी बातों में कभी स्थिर नहीं रहता, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, और उसे अपनी ही कही बातों को याद रखना मुश्किल हो जाता है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। और ये बात शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठती है। 7 मई को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, यानी वहां की संसद में कहा कि उनकी सेना ने 3 रफाल लड़ाकू विमानों को नष्ट किया। अब उन्होंने इस 3 की संख्या को 4 कर दिया है। अब कहते हैं कि 4 विमानों को उन्होंने मार गिराया है, 4 रफाल उन्होंने मार गिराए हैं। देखिए, हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल हैं, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। Our formidable Air Force downed 6 Indian planes, 4 Rafale French-made planes, 1 MiG-29 and another plane, and then a drone. 7 मई को कुछ और कहा, 28 मई को कुछ और कहा, और अभी आप देखिएगा शायद 3-4 दिन के बाद कुछ और कहेंगे। शहबाज शरीफ की उम्र वैसे तो 73 वर्ष है, और हम समझ सकते हैं कि इतनी उम्र में शायद उन्हें पुराने झूठ को याद करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। कई लोगों की इस उम्र में याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, और इस वजह से शहबाज शरीफ से झूठ बोलने में शायद ये गलती हो गई होगी। हालांकि युद्ध के दौरान जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से ब्रिटेन के एक टीवी चैनल पर भारत के रफाल लड़ाकू विमानों को नष्ट करने के सबूत मांगे गए थे, तब उन्होंने कहा था कि ये सारे सबूत तो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जाइए सोशल मीडिया पर देख लीजिए। लेकिन क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया पर उस समय कौन से सबूतों की वो बात कर रहे थे? सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के पत्रकार, वहाँ के यूट्यूबर्स और नेता भारत में वर्ष 2021 में दुर्घटना का शिकार हुए एक मिग विमान की पुरानी तस्वीरें वायरल कर रहे थे, जो 3 साल पुरानी थी और शायद
फील्ड मार्शल बनने के लिए इतने तत्पर जनरल असीम मुनीर ने ही ये फर्जी तस्वीरें शहबाज शरीफ को तब दिखा दी होंगी और अपना प्रमोशन करा लिया होगा। आज यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि जब अजरबैजान में शहबाज शरीफ ने भारत के 6 लड़ाकू विमानों को नष्ट करने का इतना बड़ा झूठ बोला, तो वहां कैसे भारत के नुकसान की खबरें सुनकर लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे थे, ये भी देखिए। Our formidable air force downed 6 Indian planes, 4 Rafale French-made planes, 1 MiG-29 and another plane, and then a drone. दुश्मनों को अगर पहचानना हो तो ये वीडियो देख लीजिए। ये है टीम पाकिस्तान। अब आप ये सोचिए कि जिस तरह भारत के नुकसान के बारे में सोचकर अजरबैजान में तालियां बज रही हैं, उसी तरह से हमारे अपने देश में भी कुछ लोग हमारे नुकसान के बारे में जानना चाहते हैं और नुकसान पर तालियां बजाने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे देश में कितने नेता और लोग ऐसे हैं जो सिर्फ यही जानना चाह रहे हैं पहले दिन से कि भारत का इस युद्ध में कितना नुकसान हुआ है और भारत ने कितने लड़ाकू विमान गंवा दिए, ताकि ये लोग भी उन लोगों की तरह बैठकर तालियां बजा सकें। इसलिए भारत की स्थिति ये है कि बाहर बैठकर भी उसके दुश्मन षड्यंत्र कर रहे हैं और अंदर बैठकर भी एक वर्ग ऐसा है जो षड्यंत्र कर रहा है। झूठ की एक और कमजोरी ये होती है कि उसमें तमाशा बहुत होता है। झूठ जब बोलते हैं तो उसके लिए चिल्लाना पड़ता है, जोर जोर से तमाशा करना पड़ता है, और ये तमाशा दिखता कैसा है वो अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब शहबाज शरीफ ने अपने भाषण के दौरान जनरल असीम मुनीर को खड़े होने के लिए कहा और तालियां बजवाई उनके लिए और कहा कि वो पाकिस्तान की जीत के असली हीरो हैं। जरा देखिए। Our Chief of Staff, who's sitting here in the first, Field Marshal, could you kindly stand up, and I would like to introduce you to the... तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जनरल असीम मुनीर को वहां खड़े होने के लिए कहा कि भाई पहचान तो लीजिए कि हमारा आर्मी चीफ कौन है, हमारे फील्ड मार्शल को जरा पहचानिए, यही हमारे असली हीरो हैं। और जब जनरल असीम मुनीर के लिए वहां तालियां बज रही थीं तब वो काफ़ी असहज दिख रहे थे। चेहरे पर कोई ख़ास कॉन्फिडेंस और मुस्कुराहट नहीं थी। और ऐसा मुख्य रूप से तब होता है जब आपको ऐसी उपलब्धि का श्रेय लेने के लिए कह दिया जाए जो असल में आपकी उपलब्धि है ही नहीं। चेहरा लटका हुआ है जनरल असीम मुनीर का, क्योंकि वो जानते हैं कि जिन उपलब्धियों के लिए तालियां बजाई जा रही हैं ये उपलब्धियां झूठी हैं, ये काल्पनिक हैं। झूठ के अलावा इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी अंदर की जो अंतरात्मा है वो तो जानती है कि सारी दुनिया झूठ बोल रही है। और जनरल मुनीर के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा जब उन्हें खुद अपने आप से ये सवाल वो पूछ रहे होंगे कि इस झूठी वाहवाही का आखिर क्या फ़ायदा है। क्योंकि अगर वो वाकई में युद्ध जीते होते तो इन तालियों और तारीफ़ के लिए वो असहज ना होते और ना ही इन तालियों और तारीफ़ से इतने खुश होते, बल्कि वो अपनी खुशी उस समय दिखाते। उनका चेहरा कुछ अलग ही होता उस समय, चेहरे का जो नूर है वो अलग होता अगर वो जीते होते तो। अब इस सवाल पर आते हैं कि अजरबैजान ने अपने देश की भूमि पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को झूठ बोलने का इतना बड़ा मंच क्यों दिया, और साथ में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन इस झूठ पर तालियां क्यों बजा रहे थे। इस गठबंधन को समझने के लिए आपको तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का ये पोस्ट देखना चाहिए, जिसमें उन्होंने अपने साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम एलियेव के एक वीडियो पर यह लिखा है कि ये तीनों देश भाई भाई हैं और ये तीनों देश एक ही सभ्यता से आते हैं और इनके आदर्श भी एक ही हैं। अपने भाषण में राष्ट्रपति एर्दोआन ने यह भी कहा कि तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के 35 करोड़ लोगों के संबंध मजबूत हो रहे हैं और ये तीनों देश अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलेंगे।
तो असल में जब आप इनको देखेंगे तो ये है टीम पाकिस्तान। आपने देखा होगा जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब तुर्की ने अपने हथियार पाकिस्तान को दिए थे और अजरबैजान ने भी कहा था कि इस युद्ध में वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। राष्ट्रपति एर्दोआन जिस सभ्यता के नाम पर तुर्की और पाकिस्तान और अजरबैजान को एक बता रहे हैं, भाई भाई बता रहे हैं, असल में उसमें ज़्यादा सच्चाई नहीं है। आज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो भाषाएं बोली जाती हैं उनमें पंजाबी और सिंधी भाषा प्रमुख है और इनका तुर्की की भाषा और संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। हकीकत यह है कि इन तीनों देशों को इनका धर्म आपस में जोड़ता है और वो है इस्लाम धर्म। पाकिस्तान में 96.5% मुसलमान रहते हैं, तुर्की में 95% मुसलमान रहते हैं और अजरबैजान में 96% मुसलमान रहते हैं और यही धर्म इन देशों को भारत के खिलाफ एक इस्लामिक टीम बनाने में मदद करता है। एक गुट की तरह ये एक साथ हैं और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये है टीम पाकिस्तान। हालांकि यहां ये देश इस बात को भूल जाते हैं कि भारत में भी उतने ही मुसलमान रहते हैं जितने पाकिस्तान में रहते हैं और तुर्की और अजरबैजान में जितने मुसलमान हैं वो भारत की मुस्लिम आबादी के आधे से भी कम है। ये देश इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, कहते हैं कि हम मुस्लिम देश हैं, हमारे यहाँ मुसलमान रहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि इनसे ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। अगर ये देश धर्म के नाम पर पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं तो क्या इन्हें भारत में इसी इस्लाम धर्म के 22 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान नज़र नहीं आते? क्या ये हमारे देश के जो 22 करोड़ मुसलमान हैं, क्या ये इनके भाई नहीं हैं? और इन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि भारत के खिलाफ ऐसा धार्मिक गठजोड़ बनाना क्या दर्शाता है? असल में राष्ट्रपति एर्दोआन अपने आप को दुनिया भर के मुसलमानों के नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, सबसे बड़े ठेकेदार बनना चाहते हैं उनके। इसलिए वो मुस्लिम देशों को तुर्की की सभ्यता का हिस्सा बताते हैं और वो अपने आप को उसी उस्मानिया सल्तनत के नए सुल्तान के रूप में देखना चाहते हैं जिसने 15वीं शताब्दी से पहले विश्व युद्ध तक दुनिया के मुसलमानों का नेतृत्व किया था। यहाँ पर राष्ट्रपति एर्दोआन की रणनीति समझ में आती है कि वो अपने देश को मुस्लिम देशों के अभिभावक के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन इसी तरह अजरबैजान की भी रणनीति आपको समझ में आएगी कि वो एक छोटा सा देश है जो सोवियत संघ के अलग होकर अस्तित्व में आया था। पहले ये सोवियत संघ का हिस्सा था और वहां सिर्फ 1 करोड़ लोग रहते हैं जो तुर्की का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान के बारे में ज़रा सोचिए, जिसकी आबादी तुर्की से लगभग 3 गुना है, जो तुर्की से भी हज़ारों साल पुरानी भारतीय सभ्यता का हिस्सा है और जहां हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और तक्षशिला जैसे प्राचीन शहर हैं, वो पाकिस्तान अपने आप को बेशर्मी से और सिर्फ भारत का विरोध करने के चक्कर में तुर्की सभ्यता का हिस्सा मान रहा है। पाकिस्तान तो हमारी सभ्यता का हिस्सा है, लेकिन अब वो तुर्की की सभ्यता को अपना रहा है, तुर्की को अपना भाई मानता है और भारत को नहीं, जबकि भारत का ही हिस्सा है वो। इससे साफ ये पता चलता है कि पाकिस्तान के पास अपना कोई आत्मसम्मान नहीं, ना अपनी संस्कृति को लेकर, ना अपने इतिहास को लेकर, ना अपनी जड़ों को लेकर। पाकिस्तान ने तो यह भी नहीं सोचा कि अखंड भारत में तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी पाकिस्तान के रास्ते ही भारत आया था, लेकिन उसने इसी आक्रमणकारी को आज अपना पूर्वज मान लिया है। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान अगर मिल भी जाएं तो भी ये भारत से कमजोर ही रहेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था आज 4 ट्रिलियन US डॉलर से ज्यादा की है, जबकि इन तीनों देशों की अर्थव्यवस्था मिलकर भी 1.8 ट्रिलियन US डॉलर की है। देख लीजिए, मिलकर भी हमसे आधे भी नहीं है। भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि तुर्की 17वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान का नंबर तो 42वें नंबर पर है और अजरबैजान दुनिया की 82वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। देख लीजिए, भारत से लड़ने चले हैं। भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, जबकि इन तीनों देशों की आबादी मिलकर भी आज सिर्फ 35 करोड़ है और ये भारत से लड़ने चले हैं। भारत के पास दुनिया की 4थी सबसे बड़ी और मजबूत सेना है। भारत की सेना और सुरक्षा बल के पास मिलाकर लगभग 51 लाख सैनिक हैं, जबकि इन तीनों देशों के पास मिलकर भी
30 लाख सैनिक हैं। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, लेकिन इन देशों के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। हालांकि पाकिस्तान फिर भी तुर्की को इतना महत्व इसलिए देता है क्योंकि तुर्की नेटो देशों का हिस्सा है और G20 देशों का भी सदस्य है। तो तुर्की की जो खास बात है, G20 में है, वो नेटो में है। नेटो संगठन में कुल 32 देश हैं जो मानते हैं कि इनमें से किसी भी देश पर अगर हमला हुआ तो वो इन सारे 32 देशों पर हमला माना जाएगा, जिनमें अमेरिका भी है। हालांकि मौजूदा समय में तुर्की नेटो में अलग थलग पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति एर्दोआन ये कहते हैं कि तुर्की हर हालत में पाकिस्तान का साथ देगा और आज उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में एक वीडियो भी जारी किया है। Karşılıklı sevgi, saygı ve güvene dayanan aynı medeniyet ikliminden beslenen ortak idealleri paylaşan 3 kardeş ülkeyiz. Bölgemizde yaşanan gelişmeler, ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın nedenli önemli olduğunu her geçen gün ortaya koyuyor. Coğrafyamızda ve ötesinde güvenlik tehditlerinden ekonomik darboğaza, enerji ve gıda krizlerine pek çok sınamayı aynı anda yaşıyoruz. Bu zorluklar karşısında dayanışma ve ortak hareket kabiliyetimizin geliştirilmesini bir seçim değil, zaruret olarak görüyoruz. İnşallah üçlü işbirliğimizi çok daha ileri noktalara taşıyacak, halklarımıza yeni eserler kazandıracağız. पाकिस्तान आज जो कुछ भी कर रहा है वो गैस लाइटिंग आज से 449 वर्ष पहले भी हो चुकी है। इसलिए हम बार बार आपको कह रहे हैं कि इस गैस लाइटिंग का सबसे बड़ा शिकार भारत है। हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति है, हमारे नायक हैं। वर्ष 1576 में मेवाड़ में मुगल शासक अकबर की सेना और महान वीर योद्धा महाराणा प्रताप के बीच वर्ष 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, जिसे लेकर सैकड़ों वर्षों तक गैस लाइटिंग हुई और भारत के लोगों को यही बताया गया कि इस युद्ध में अकबर की सेना जीत गई थी और अकबर द ग्रेट था, जबकि महाराणा प्रताप इस युद्ध में हार गए थे। इस गैस लाइटिंग के ही कारण आज हमारे देश के बहुत सारे लोग मुगल शासक अकबर का नाम तो जानते हैं, उन्हें अकबर द ग्रेट कहते हैं, लेकिन उन्हें महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा पर आज भी विश्वास नहीं होता। आज महाराणा प्रताप की 585वीं जयंती है और इस गैस लाइटिंग को डिकोड करने का आज से अच्छा दिन कोई हो नहीं सकता। आज जिस तरह पाकिस्तान भारत से युद्ध में हारकर भी दुनिया में अपनी झूठी जीत की गैस लाइटिंग कर रहा है, ठीक वैसा ही सैकड़ों वर्ष पहले मुगल शासक अकबर के लिए भी हो चुका है। महाराणा प्रताप 32 वर्ष की उम्र में मेवाड़ रियासत के राजा बने थे, जो आज के राजस्थान के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित थी और इसका विस्तार मध्य प्रदेश और गुजरात के कई इलाकों तक था। ये वो दौर था जब भारत में मुगल भी अपने साम्राज्य को फैलाना चाहते थे और उनकी नज़र मेवाड़ पर गड़ी हुई थी। मुगल शासक अकबर ने मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप को यह प्रस्ताव दिया कि वो मुगलों की गुलामी को स्वीकार कर लें और मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन जाएं। लेकिन महाराणा प्रताप ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया। वो कहते थे कि ये मिट्टी ही उनका सब कुछ है और इसकी आन बान शान के लिए वो कभी भी किसी के सामने ना तो झुकेंगे और ना ही उससे संधि करेंगे। जब अकबर लालच और धमकियों से मेवाड़ को हासिल नहीं कर पाया तो उसने उसे जीतने की कोशिश की और इसी के बाद हल्दी घाटी का ये युद्ध लड़ा गया। जब अकबर नाकाम हुआ तो इसी के बाद ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और इसे हल्दी घाटी इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ की मिट्टी का रंग हल्दी के जैसा था, हल्दी के जैसा पीला था। उस समय एक तरफ अकबर की विशाल सेना थी जिसमें 10,000 सैनिक और घुड़सवार थे, जबकि दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना में 3,000 घुड़सवार और 400 भील योद्धा थे। मुगलों ने सोचा तो ये था कि वो इस युद्ध को बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने युद्ध कौशल और शौर्य से सबको अचंभित कर दिया। वो न सिर्फ इस युद्ध में जीते बल्कि मेवाड़ पर भी उनका नियंत्रण कायम रहा। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इस पर एक स्टडी की जिसमें यह बताया गया
कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि की रक्षा के उद्देश्य को हासिल करने में सफल रहे थे, जबकि अकबर को उन्हें मारने, बंदी बनाने या मेवाड़ को पूरी तरह से हड़पने में कोई सफलता नहीं मिली थी। इसके अलावा युद्ध क्षेत्र में जिस स्थान पर महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा उनकी रक्षा करते हुए शहीद हुआ, उस स्थान पर चेतक की समाधि के लिए महाराणा प्रताप ने खुद जमीन दी थी, जिससे साबित होता है कि युद्ध के बाद भी मेवाड़ पर उन्हीं का नियंत्रण था, मेवाड़ की जमीन उन्हीं के पास थी। और कुछ गांवों में ताम्रपत्र भी मिले हैं जिन पर लिखा है कि महाराणा प्रताप ने खुद हल्दी घाटी के युद्ध के बाद वहां की जमीनों को लोगों को सौंपा था और महाराणा प्रताप इस युद्ध में हारे नहीं थे। लेकिन अकबर के समकालीन और उसके बाद मुगलों के दौर में इस युद्ध को लेकर ऐसी गैसलाइटिंग हुई, ऐसा इतिहास लोगों से लिखवाया गया जिससे झूठ सच लगने लगा और सच झूठ लगने लगा। इस गैसलाइटिंग का प्रभाव यह हुआ कि वर्ष 2017 से पहले तक राजस्थान शिक्षा बोर्ड की किताबों में यही पढ़ाया जाता था कि युद्ध निर्णायक नहीं था और न इसमें किसी की जीत हुई। कुछ इतिहासकारों ने तो अपनी पुस्तकों में यहां तक लिखा कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने जीता था और हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने इस गैसलाइटिंग को सच मान लिया। लेकिन वर्ष 2017 में इस त्रुटि को सुधारा गया और राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने अपनी किताबों में यह पढ़ाना शुरू किया कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप जीत गए थे। सोचिए, महाराणा प्रताप की विजय गाथा को स्वीकार करने में इस देश को आज़ादी के बाद न जाने कितने दशक लग गए। और यही होती है गैस लाइटिंग की ताकत, जब इतिहास को बदल दिया जाता है। 100 साल, 200 साल या 500 साल या उससे भी ज्यादा वर्षों के बाद इतिहास जब पढ़ा जाता है तो वो तथ्यों पर नहीं, उस समय के बयानों पर आधारित होता है और हम बयानों से ही इतिहास की वास्तविकता को समझने की कोशिश करते हैं। और अकबर के समय में भी यही गैसलाइटिंग हुई और पाकिस्तान भी आज यही चालाकी दिखाकर भविष्य के इतिहास को बदलना चाहता है। आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद जब इस युद्ध के बारे में उस समय के लोग पढ़ेंगे, उस समय के युवा और छात्र पढ़ेंगे, तो उस इतिहास में जो कुछ शहबाज शरीफ आज कह रहे हैं ये भी दर्ज होगा। क्योंकि आज तो डिजिटल युग है, जब आप इंटरनेट पर सर्च करने के लिए जाएंगे तो शहबाज शरीफ का ये बयान भी आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के फील्ड आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बयान भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें वो झूठे दावे कर रहे हैं कि हम जीत गए थे। और उस समय जो युवा इस इतिहास को पढ़ेंगे, आज से 50 साल बाद उनके मन में एक शंका जरूर आएगी और वो शायद ये सोचने लगेंगे कि कहीं पाकिस्तान जीता तो नहीं था। अकबर को अकबर द ग्रेट बनाने में एक बड़ी भूमिका हमारे अपने देश के सरकारों की रही है। क्या आपको पता है कि वर्ष 2021 में एनसीईआरटी की किताब की इतिहास की किताब में अकबर का जिक्र 58 बार था, बाबर का जिक्र 14 बार था, हुमायूं का जिक्र 12 बार था, लेकिन महाराणा प्रताप का जिक्र सिर्फ 2 बार था। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि हमने एनसीईआरटी की इस किताब को खुद पढ़ा है और उसके कुछ अंश आज मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। ये वो किताब है, ये देखिए जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस किताब की मैं बात कर रहा हूँ। आवर पास्ट इस किताब का नाम है और ये टेक्स्ट बुक है हिस्ट्री की, जो स्कूलों में 7वीं कक्षा में पढ़ाई जाती है। छोटे बच्चों को हम क्या पढ़ा रहे हैं देखिए। और ये सब कुछ जब आप देखेंगे तो बार बार अकबर के बारे में, बार बार बाबर के बारे में, बाबर अकबर, अकबर बाबर, और उन्होंने क्या क्या बनाया, उन सब इमारतों की तस्वीरें। पूरी किताब में अगर आप देखेंगे तो अकबर, बाबर, मुगल सल्तनत, यही सब है। हुमायूं। आज हमें महान योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती पर दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे देश में 251 जगह, सड़क और इलाकों के नाम आज भी अकबर को समर्पित हैं, जबकि महाराणा प्रताप के नाम पर ना के बराबर जगहों के नाम हैं। और हमें लगता है कि इतिहास ने महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा के साथ न्याय नहीं किया, इंसाफ नहीं किया। आज अगर इस गैस लाइटिंग को खत्म करना है तो आपको हमारी मदद करनी होगी और हल्दी घाटी के युद्ध का असली सच देश के तमाम लोगों तक पहुंचाना होगा। और इसके लिए आप उन्हें हमारा आज का ये विश्लेषण दिखा सकते हैं।
अब हम आपको ये बताएंगे कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता और सबसे शक्तिशाली उद्योगपति की दोस्ती कैसे टूटी। आपने देखा होगा राजा और रंग की दोस्ती एक जमाने में हुआ करती थी। किससे आपने सुने होंगे, राजा और रंग की दोस्ती। दो राजाओं की दोस्ती भी हुआ करती थी, दो आम लोगों की दोस्ती भी हुआ करती थी। लेकिन एक शक्तिशाली नेता और एक शक्तिशाली उद्योगपति की जो दोस्ती है वो कितनी मुश्किल है, आज हम इस दोस्ती को आपके लिए डिकोड करेंगे। आज के ज़माने में दो बड़े लोगों के बीच दोस्ती बड़ी मुश्किल से होती है और ये दो शक्तिशाली दोस्त हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता हैं, राष्ट्रपति हैं, और दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति इलॉन मस्क। सिर्फ 3 से 4 महीने पहले जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने इलॉन मस्क को अपना सबसे खास दोस्त बताया था। लेकिन अब 4 महीने में ही इस दोस्ती में दरार आ गई है। इलॉन मस्क ने ट्रंप प्रशासन के डोज विभाग से इस्तीफा दे दिया है। यह वही विभाग है जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने सरकार के गैर जरूरी खर्चों और सरकार की फिजूल खर्ची को खत्म करने के लिए खास तौर पर बनाया था और इसके मुख्य सलाहकार और चीफ थे इलॉन मस्क। उन्हें स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहा जाता था। लेकिन अब इलॉन मस्क ने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि उनका काम समाप्त हो चुका है और अब वो अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहते हैं। हालांकि इस इस्तीफे के पीछे कई थ्योरीज चल रही हैं, जिनमें एक ये भी है कि इलॉन मस्क अपना काम ठीक से नहीं कर पाए और राष्ट्रपति ट्रंप से उन्हें ज़्यादा छूट नहीं मिल रही थी, काम करने की आज़ादी नहीं मिल रही थी। उन्हें अमेरिकी सरकार के खर्च में $2 ट्रिलियन की कमी लानी थी, लेकिन वो सरकार के खर्चों में 1/4 हिस्से को ही कम कर पाए और अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके। जब इलॉन मस्क राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन का हिस्सा बने, तब कहा गया कि वो ट्रंप की ही तरह उद्योगपति से एक बड़े नेता बनना चाहते हैं। जिस तरह राष्ट्रपति ट्रंप 45,900 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ दुनिया के 700वें नंबर के सबसे अमीर उद्योगपति होते हुए राष्ट्रपति बने, ठीक उसी तरह से इलॉन मस्क भी 32,81,000 करोड़ की नेटवर्थ के साथ एक बड़ा नेता बनने का सपना देख रहे थे। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वापस इस ग्राफिक पर आपको मैं ले जाना चाहता हूं। देखिए, बड़ी बात यह है, जब आप इसमें देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप एक नेता भी हैं और डोनाल्ड ट्रंप एक उद्योगपति भी हैं। इस बात को आप समझिए। डोनाल्ड ट्रंप पहले उद्योगपति थे, फिर राष्ट्रपति बन गए, और इलॉन मस्क दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन अब वो नेता बनने का सपना भी देख रहे थे। तो दोनों में जो फर्क है वो ये है, डोनाल्ड ट्रंप उस चीज को अचीव कर चुके हैं, पा चुके हैं, पहले उद्योगपति फिर राष्ट्रपति। इलॉन मस्क राष्ट्रपति तो शायद ना बन पाए, लेकिन उन्होंने ये जरूर सपना देखना शुरू कर दिया था कि वो उद्योगपति तो बन गए इतने बड़े, लेकिन अब वो बड़े नेता भी बनना चाहेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप की और इलॉन मस्क की खास बात यह है कि ये दोनों ही उद्योगपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप नेता तो हैं ही, साथ ही उद्योगपति भी हैं। दोनों की नेटवर्थ मैं आपको फिर से दिखाता हूं। आप देखिए, 45,900 करोड़ की नेटवर्थ है डोनाल्ड ट्रंप की, छोटे मोटे उद्योगपति नहीं है। और इलॉन मस्क 32 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ है आज इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क ने कहा है कि वो अब सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस पर ध्यान देंगे और ट्रंप प्रशासन में अपनी कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। हालांकि मस्क के इस इस्तीफे के पीछे एक और वजह बताई जा रही है। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने बजट बिल पेश किया था और इसे वन बिग ब्यूटीफुल बिल बताया था, लेकिन मस्क ने इस बिल का खुलकर विरोध किया था और उनका मानना है कि इससे सरकारी खर्चों में कटौती नहीं होगी, बल्कि घाटा और ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी बजट को लेकर दोनों के बीच मतभेद थे और इस बिल के तहत लोगों को इनकम टैक्स में छूट भी मिलेगी, कंपनियों का टैक्स कम होगा, ओवर टाइम के लिए जो इनकम मिलती है उस पर भी टैक्स नहीं देना होगा और सरकार भविष्य में और ज्यादा कर्ज ले पाएगी। और यही कारण है कि इलॉन मस्क कह रहे हैं कि ये बिल ब्यूटीफुल कहीं से नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप अपने प्रशासन का खर्चा बढ़ाना चाहते हैं तो वो उनसे फिर खर्चों में कटौती करने के लिए क्यों कह रहे हैं। तो मूलभूत सवाल ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप तो खर्चे बढ़ाते जा रहे हैं, टैक्स कम करते जा रहे हैं, और इलॉन मस्क से कहते हैं
कि आप खर्चे कम करिए, सरकार में जितना खर्चा हो रहा है इसको कम करिए, तो कहां से करेंगे? इस बिल के अलावा इलॉन मस्क चाहते थे कि यूएई में उनकी कंपनी को एआई डेटा सेंटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, लेकिन जब राष्ट्रपति ट्रंप के यूएई दौरे पर यह कॉन्ट्रैक्ट इलॉन मस्क की कंपनी की जगह सैम ऑल्टमैन की कंपनी ओपन एआई को मिल गया, तो इससे भी इलॉन मस्क नाराज हो गए और इस दोस्ती में दूरियां आ गईं। और यह खबर भी हम अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से आज आपको बता रहे हैं। तो देखिए, एक बड़ी बात यह है, जब दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति दुनिया के सबसे बड़े नेता से दोस्ती करता है तो उसकी उम्मीद कुछ ना कुछ तो रही होगी। वो कुछ ना कुछ तो बदले में जरूर चाहते होंगे कि इस दोस्ती से इलॉन मस्क को कुछ फायदा होगा, लेकिन दोस्ती से फायदा हो नहीं रहा तो फिर ये दोस्ती किस काम की? क्योंकि कलयुग की दोस्ती तो ऐसी ही होती है, एक हाथ लो एक हाथ दो। राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ फैसलों पर इलॉन मस्क अपना विरोध पहले भी जता चुके हैं और ट्रंप के टैरिफ को लेकर भी इलॉन मस्क खुश नहीं थे और उन्होंने अमेरिका और यूरोप के बीच जीरो टैरिफ पर एक प्रस्ताव दिया था, लेकिन ट्रंप ने इस प्रस्ताव को माना नहीं, खारिज कर दिया। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने इलॉन मस्क और उनके विदेश मंत्री मार्क रूबियो के बीच 6 मार्च को कैबिनेट मीटिंग में एक बहस हो गई थी और मस्क ने मार्को रूबियो पर आरोप लगाया था कि वो अपने डिपार्टमेंट में स्टाफ की कटौती नहीं कर पाए हैं। वैसे तो मस्क अब डोज को छोड़ चुके हैं और व्हाइट हाउस ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। मस्क और ट्रंप की दोस्ती टूटने के पीछे एक बड़ा कारण मस्क को अपने बिजनेस में होने वाला नुकसान भी है, क्योंकि राजनीति के कारण नेता बनने के चक्कर में वो अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, अपने कंपनियों में काम करना छोड़ चुके थे। टेस्ला के शेयर होल्डर्स ने इलॉन मस्क को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने इलॉन मस्क से हफ्ते में 40 घंटे टेस्ला के लिए काम करने की गारंटी मांगी है। तो सोचिए, उनके शेयर होल्डर्स कह रहे हैं कि भाई हफ्ते में कम से कम 40 घंटे आप टेस्ला कंपनी में काम कीजिए। ये वो शेयर होल्डर्स हैं जो टेस्ला के 79 लाख शेयर्स होल्ड करते हैं। टेस्ला का प्रॉफिट वर्ष 2024 के मुकाबले 2025 में 71% कम हो चुका है और उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री 13% कम हो गई है। चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, जो टेस्ला कारों की बिक्री है वो लगातार कम हो रही है। यूरोप में तो चाइना की BYD कंपनी ने टेस्ला को बीट कर दिया है। इसके अलावा इलॉन मस्क के स्पेस एक्स का भी एक बड़ा मिशन फेल हो गया है जब स्टारशिप मेगा रॉकेट की टेस्ट फ्लाइट फेल हो गई और इससे भी इलॉन मस्क को काफी नुकसान हुआ। ये वो उनका स्पेस मिशन है जो फेल हो गया, ये रॉकेट नष्ट हो गया और इसकी वजह से भी इलॉन मस्क को काफी बड़ा झटका लगा है। ये 28 मई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब उनका ये स्पेस मिशन नाकामयाब हुआ। His goal of developing a reusable launch system that can take humans to the moon. He's unlikely to be daunted by the late. Its last 2 launches ended in huge explosions, scattering debris across the Caribbean. On Tuesday, SpaceX's giant Starship at least did. अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इस रॉकेट की तरह इलॉन मस्क का बिजनेस भी लगातार क्रैश हो रहा है, नीचे आ रहा है, जिसे देखते हुए उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी, ट्रंप का साथ छोड़ दिया और अब उन्हें यह समझ में आ गया कि उन्हें अपने काम पर ही ध्यान देना चाहिए, दूसरे काम पर नहीं। तो कलयुग की जो दोस्ती होती हैं वो ऐसी ही होती हैं। 2 शक्तिशाली दोस्त जब मिलते हैं, 2 शक्तिशाली लोग जब एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, जब उन्हें एक दूसरे से काम होता है तो यही होता है। डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव प्रचार के लिए इलॉन मस्क की ज़रूरत थी, तब इलॉन मस्क उनके साथ थे, लेकिन इलॉन मस्क बाद में सरकार बनने के बाद उसकी कीमत चाहते थे और वो कीमत जब नहीं मिली तो ये दोस्ती टूट गई। तो ये दोस्ती पर भी एक छोटा सा लाइफ लेसन आपके लिए हो सकता है। अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ये कुछ सेकंड का ब्रेक है और फिर जल्दी से आपके पास वापस लौटते हैं। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है जो जोड़े देश को?
विकसित भारत का विकसित बायर। Become a proud Prestigian. Pursue BBA and MBA at PIMR Indore. Get 100% placement support. Industry-focused curriculum. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. पापा घर तो बहुत सुंदर बनने वाला है और अंदर से मजबूत भी, बिल्कुल एक फौजी की तरह जो फैमिली को रखे सेफ। पर भैया घर पे आर्मी थोड़ी लगेगी। आर्मी नहीं, टफकॉन TMT। देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन TMT। एक ही बात है, टफकॉन TMT। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित बायर। तो आपके लिए भी एक छोटा सा ब्रेक हो गया और अब दोबारा से खबरों को डीकोड करने का सिलसिला शुरू करते हैं। अब हमारा अगला विश्लेषण हमारे देश के माता पिता और उनके बच्चों के लिए है, क्योंकि अब स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले NCERT का सिलेबस बदलने वाला है। NCERT बच्चों के लिए एक नए तरह का सिलेबस लेकर आई है, जिसमें पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 7 नए टीचिंग मॉड्यूल्स जोड़े गए हैं। और ये न केवल पढ़ाई को आसान बनाएंगे, बल्कि बच्चों की सोच, उनकी समझ और उनके स्किल्स को भी निखारेंगे। तो अगर आपके घर में, परिवार में छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। तो अब नए सिलेबस में जो पहला मॉड्यूल है वो है डिजिटल इंडिया का, जिसमें छोटे बच्चों को डिजिटल भुगतान करने के बारे में सिखाया जाएगा। डिजिटल पेमेंट जैसे UPI ऐप चलाना, टेक्नोलॉजी को कहानियों के जरिए समझाना और साथ ही डिजी लॉकर, आधार और आयुष्मान भारत जैसे प्लेटफॉर्म से कैसे जुड़ना है, ये बच्चों को सिखाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। यानी अब स्कूल से ही बच्चे ये पढ़कर निकलेंगे कि कैसे डिजिटल पेमेंट्स करनी है, कैसे अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से जुड़ना है, अपना आधार कार्ड कैसे बनवाना है और बाकी की जो चीज़ें सारी चल रही हैं डिजिटल इंडिया पर, उनके बारे में स्कूल से ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो बच्चे पहले दिन से ही स्मार्ट होंगे। दूसरा मॉड्यूल है मेंटल हेल्थ का। आजकल के बच्चे पढ़ाई और परीक्षा के दबाव से संघर्ष करते हुए कभी कभी निराश हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा, आपके घर में भी परीक्षा की बड़ी टेंशन रहती है। लेकिन अब ऐसे बच्चों की मदद की जाएगी और उन्हें नेशनल मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन, जिसका नाम है टेली मानस, उसका उपयोग करके उन्हें अपनी भावनाओं पर काबू करना सिखाया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि जब पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई उत्सव की तरह होनी चाहिए। पढ़ाई में टेंशन का, स्ट्रेस का, तनाव की कोई जगह नहीं है। पढ़ाई को एंजॉय कैसे करना है, हंसते खेलते कैसे पढ़ना है, ये बताया जाएगा। इसके बाद जो अगला मॉड्यूल है वो है लोकतंत्र और चुनाव का। लोकतंत्र और चुनाव भी इस पाठ्यक्रम का हिस्सा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कैसे बना, लोकतंत्र क्या होता है, चुनावों को कैसे इतने बड़े लोकतंत्र में सफलतापूर्वक करवाया जाता है, ये सब बच्चों को सिखाया जाएगा, ताकि आगे से जब हमारे देश के लोकतंत्र पर कोई सवाल उठाए तो इन बच्चों को पहले से पता होगा कि उसका जवाब क्या है। इस नए सिलेबस में कोविड के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, जिसमें कोविड जैसे आपातकालीन हालात से निपटने के उपाय और सावधानियां सिखाई जाएंगी कि आगे भविष्य में अगर कोविड जैसी स्थिति इस देश में पैदा हो जाए, जो कि बिल्कुल असामान्य स्थिति है, तो ऐसे में क्या करना है, ये बच्चों को स्कूल से ही बताया जाएगा। स्वच्छ भारत के सिलेबस में स्वच्छता जादूगर नाम का एक कार्टून कैरेक्टर पेश किया गया है, जो डस्टबिन्स के रंग और उनके उपयोग को बड़े मजेदार ढंग से बच्चों को समझाएगा और उन्हें स्वच्छ भारत के लिए प्रेरित करेगा। उन्हें बताएगा कि कैसे अपने आसपास के पूरे माहौल को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को, अपने देश को साफ रखना है। और इसी तरह खेल के टीचिंग मॉड्यूल में बच्चों को नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी, मनु भाकर जैसे खिलाड़ियों के बारे में पढ़ाया जाएगा, उनकी कहानियां बताई जाएंगी और खेलो इंडिया कार्यक्रम से भी उन्हें जोड़ा जाएगा। और अंत में इस देश की विरासत
और विकास। बच्चों को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या कोणार्क मंदिर जैसे स्थलों के बारे में बताया जाएगा। उनका महत्व बताकर भारत की इतनी पुरानी समृद्ध संस्कृति और धरोहर पर कैसे गर्व करना चाहिए ये सिखाया जाएगा। और ये हमारे देश के स्कूल के सिलेबस में एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अपने देश से सीखना और अपने देश की संस्कृति को जानना, ये बच्चों को पहली बार इस तरह से स्कूल में पढ़ाने की शुरुआत अब होने वाली है। और एनसीईआरटी की इस पहल से ये संदेश साफ है कि शिक्षा अब बोझ नहीं है, एक उत्सव है। और अब कोई ये नहीं कहेगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमें यही बताया जाता था कि अगर पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब बन जाओगे, खेलोगे कूदोगे तो खराब बन जाओगे। हम यही पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते बड़े हुए हैं। लेकिन अब की जो पीढ़ी है उससे ये कहा जाएगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। ये अंतर है पुरानी पीढ़ी में और आज की पीढ़ी में। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा याद रखें, किसी को अधूरा पाने से बेहतर है उसे पूरा खो दिया जाए। नमस्कार।